नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केशवानी। 2.25 साल हो गए छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार बने। मौजूदा समय में बजट सत्र के दौरान कई पुराने दिग्गज चेहरे जिस तरह से सरकार के विरुद्ध आक्रामक नजर आ रहे हैं, यहाँ गौर करने वाली बात यह है, ये दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं। कांग्रेस का जिस तरह से परफॉर्मेंस है, उसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? गहराई से ये समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब नई सरकार बनी तब वहाँ कई दिग्गज चेहरों को दरकिनार करते हुए, लीगेसी को पीछे छोड़ते हुए डिलीवरी पर ध्यान दिया गया। जब नई सरकार बनी थी तो कुछ दिग्गजों को ये गलतफहमी थी, हमें तो विरासत में सत्ता मिलेगी, लेकिन नए दौर की भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 7 नए चेहरों को मौका दिया और उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें भी 3 के 3 नए चेहरों को मौका देकर नए दौर की भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गहरे संदेश तो साफ तौर पर दे दिए हैं। मौजूदा समय में विधानसभा सत्र के दौरान अजय चंद्राकर से लेकर धर्मलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहिले और राजेश मूणत जैसे दिग्गज बराबर सरकार को घेरते रहे, लेकिन सरकार के बाहर अनुशासित नजर आए। बीते साल नवंबर में जमहूरी के मुद्दे पर बृजमोहन अग्रवाल जिस तरह से आक्रामक थे, धीरे धीरे बृजमोहन अग्रवाल का सॉफ्ट रवैया भी सामने नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज को शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मौजूदा समय में नए दौर की भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह से कदमताल करना चाहिए। नए दौर की भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति को जो लोग अच्छी तरह समझते हैं, उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि विधानसभा चुनाव के करीब 3 साल पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर तैयारी की जाती है, जो आंतरिक सर्वे किया जाता है, कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट अभी से आने लगी है। कई दिग्गजों को कसौटी पर परखने के लिए जो मौजूदा समय में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के कई जिम्मेदारों को आसाम और पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को आजमाया गया था, उन पर नजर भी रखी गई थी, उन्हें टास्क भी दिया गया था। आने वाले समय में जमीन पर किए गए इन नेताओं द्वारा दी गई परीक्षा का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए जिन्हें जो जो जिम्मेदारियां दी जा रही है, बेहद मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के वो नेता लगे हैं जिन्हें लेकर मौजूदा समय में उनके अपने ही जमीनी कार्यकर्ताओं से काफी शिकायत है। तो ये मौका है उनके पास कि अपनी शिकायतों को दूर करें, कम से कम केंद्रीय नेतृत्व के सामने मजबूती से अपना परफॉर्मेंस दिखाकर 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। इन सब कवायदों के बीच सुगबुगाहट इस बात की भी है कि क्या विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का फेरबदल होने जा रहा है, क्या सरकार की पूरी शक्ल सूरत बदल जाएगी? तो इस पर भी मानकर चलिए चिंतन मंथन काफी गहराई से हो रहा है। राजनीति पंडित छत्तीसगढ़ में आरएसएस की भूमिका और सक्रियता पर भी ध्यान दे रहे हैं। सरकार के कामकाज में संघ की वैचारिक कसावट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सके, इस पर भी नीतिगत निर्णय जो हो रहे हैं वहां धीरे धीरे वो कसावट महसूस भी की जाने लगी है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में यदि विपक्षी कांग्रेस की बात की जाए तो अभी भी भूपेश बघेल का वर्चस्व नजर आ रहा है। बीते 17 मार्च को विधानसभा घेराव की जो तैयारी की गई, वहां गांधी टोपी लगाए भूपेश बघेल ही खुद को अग्रिम पंक्ति के टॉप लीडर की तरह दिखाने में सफल रहे। भले ही भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल उनके समकक्ष नेताओं में मतभेद है, वो साफ तौर पर जमीन पर नजर भी आता है। विधानसभा घेराव के दौरान कई दिग्गज चेहरे गायब रहे, इसकी भी चर्चा जोरों पर रही कि अंदर खाने कांग्रेस में विपक्ष में होने के बावजूद भी वैसी एकता नहीं है जिसका फायदा कांग्रेस साफ तौर पर ले सकती थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिस तरह से सामूहिक नेतृत्व का अभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है और विधानसभा घेराव के दौरान अनेक बड़े नेताओं की अनुपस्थिति कांग्रेस की बिखरी हुई ताकत की तस्वीर पेश करती रही। इसी क्रम में भूपेश बघेल की अपनी खुद की इमेज जिस तरह से दागदार रही, खासकर महादेव सट्टा वाले मामले में, शराब घोटाले वाले मामले में उनका अपना बेटा ही जेल गया, उनके करीबी मंत्री कवासी लखमा भी 1 साल बाद जेल से बाहर आए हैं, तो साफ तौर पर यहाँ भूपेश बघेल की छवि भी दागदार होती है। अब जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल लीड रोल में होंगे तो इसका फायदा भाजपा को तो मिलेगा ही। दरअसल भाजपा को फायदा मिलने की दूसरी वजह भाजपा
भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत छवि है, जबकि कांग्रेस राहुल गांधी की छवि का राज्य में उपयोग न करना ही बेहतर समझती है। दरअसल कांग्रेस के स्थानीय रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह से पता है, राहुल गांधी को लेकर जिस तरह का नैरेटिव तैयार किया गया है उसे लेकर कांग्रेस खुद भी आश्वस्त नहीं है। यही कारण रहा कि सत्ता विरोधी लहर और जनता की छोटी मोटी शिकायतों को कांग्रेस बड़े जन आंदोलन के रूप में तब्दील नहीं कर पा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पिछड़ने का मौजूदा समय में एक और बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को अपेक्षाकृत कम तवज्जो दे रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी देवेंद्र यादव को मौका देते रहे, उन्हें बिलासपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, बलौदा बाजार हिंसा वाले कांड में जब देवेंद्र यादव जेल में थे, उनके जेल जाने के 11 दिन बाद उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाकर राहुल गांधी उनकी टीम ने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि संदीप साहू और उमेश पटेल जैसे अन्य स्थानीय युवा नेताओं के लिए केंद्रीय नेतृत्व के नजर में वो स्थान नहीं है जो देवेंद्र यादव को मौका दिया जा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पहले यह प्रचारित किया गया कि देवेंद्र यादव के यादव होने का फायदा जातिगत समीकरण के अनुसार कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन बिलासपुर में कांग्रेस के अपने ही स्थानीय यानी लोकल यादव समाज की ओर से जिस तरह का विरोध किया गया, वहां से संदेश साफ तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में दे दिया गया कि कांग्रेस के इस वाले यादव को स्थानीय यादव पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसका साफ तौर पर घाटा कांग्रेस को उठाना पड़ा। अब बात करते हैं मोदी गारंटी की और मौजूदा सरकार के सामने जो चुनौतियां हैं, खासकर युवाओं के लिए जो वादा किया गया था मोदी गारंटी में 1 लाख भर्तियां होगी, बाकायदा लिखा गया था और साथ में एक लाइन जोड़ी गई थी, चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां होगी। 2.25 साल हो गए सरकार बने, सरकारी नौकरियां या वैकेंसियां उस तरह से प्रस्तुत नहीं की गई जैसा कि मोदी गारंटी में लिखा गया था। क्योंकि यहाँ चरणबद्ध शब्द का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में बम्पर सरकारी भर्तियां या वैकेंसियां जारी करे, जिसका असर धीरे धीरे आने वाले समय में यानी 2028 तक भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे। इसके अलावा मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार के सामने आर्थिक प्रबंधन भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। धान खरीदी और महतारी वंदन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भारी फंड जुटाना सरकार के खजाने पर नियमित रूप से पड़ने वाला एक बहुत बड़ा दबाव है। इस चुनौती से भी नियमित रूप से दो चार होना पड़ रहा है। चुनौतियों की इस कड़ी में मौजूदा सरकार के सामने बस्तर और सरगुजा के बीच संतुलन कायम करना भी एक बड़ी चुनौती है। सत्ता के केंद्र को रायपुर से आगे बढ़ाकर इन दोनों ही संभागों के विकास कार्यों में तेजी लाना शायद सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आने वाले 31 मार्च तक, जैसा कि दावा किया गया था केंद्र की ओर से, देश में हिंसक नक्सलवाद का समूल नष्ट कर दिया जाएगा। लगभग सफलता तो मिल गई है, लेकिन 31 मार्च के बाद तो सरकार की असल परीक्षा शुरू होगी। जिस आक्रामक नीति से नक्सली मोर्चे पर सरकार को सफलता मिली, वैसी ही तेज तर्रार नीति से नक्सल प्रभावित इलाकों का जीवन सामान्य करना होगा। जिस तरह से वहाँ पहले ही अर्बन नक्सलियों द्वारा नैरेटिव गढ़े गए, वहाँ आयरन ओर की नई खदानों के लिए जब सुनवाई हो रही थी तो स्थानीय युवा जिस धारा प्रवाह तरीके से अपनी कानूनी शक्तियों को बता रहा था, अपने अधिकारों की बात कर रहा था, वहां से सरकार को यह समझ लेना चाहिए, खासकर बस्तर में नक्सलवाद के सफाए के बाद भी चुनौतियां कम होने वाली नहीं है। यह भी गौर करना होगा, सोशल मीडिया वारफेयर के मामले में भले ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे हो, लेकिन गौर करना होगा जो विपक्ष में होता है हमला करने का मौका उसे ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा हमला भी बड़ा नज़र आता है और सत्ता पक्ष द्वारा की गई तारीफ भी छोटी नज़र आती है। इसी साइकोलॉजी को समझते हुए आने वाले समय में सोशल मीडिया में भी काफ़ी बड़े युद्ध होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच ही ये सीधी लड़ाई इसलिए हो पा रही है क्योंकि अभी भी तीसरी शक्ति का यहाँ अभाव है। उभरने की कोशिश में पहले जोगी कांग्रेस और उसके पहले भी विद्याचरण शुक्ला वाली एनसीपी, बसपा और मौजूदा समय में जोहार पार्टी जैसी कई राजनीतिक दलों ने कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिश सिर्फ कोशिश रह गई। उपस्थिति वैसी नहीं नजर आई जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ में तीसरी ताकत के लिए बहुत अनुकूल माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधे मुकाबले वाली बात 2028 तक भी कम से कम मौजूदा समय में तो नजर आ ही रही है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिस तरह का राजनीतिक घमासान चल रहा है, 2028 के पहले
खासकर भारतीय जनता पार्टी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती महिला वोट बैंक को साधना। मातारी वंदन के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली, 54 सीटों की उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी के अपने रणनीतिकारों को भी नहीं थी और कांग्रेस को भी ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सीधे 71 से उनकी 35 सीटें आ जाएगी। इसलिए महिला वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब धरातल पर आरक्षण के रिजल्ट के बाद महिला आरक्षण कानून लागू किया जाएगा तो उसका फायदा भी उठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और इसी चुनौती पर अभी से काम भी शुरू हो गया है। जबकि कांग्रेस को उम्मीद स्थानीय अस्मिता वाले मुद्दे से है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार पार्टी को खासकर भूपेश बघेल के ग्रुप से जो सहयोग मिलता रहा, उससे भूपेश बघेल की सरकार को उम्मीद थी, बल्कि यूं कहा जाए कि भूपेश बघेल को बहुत उम्मीद थी, लेकिन ना उम्मीदी इसलिए हाथ लगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व वाला मुद्दा काफी मजबूत हो गया। खासकर बीरनपुर में जिस तरह से भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई और उस मुद्दे पर सरकार की ओर से प्रायोजित, मैं साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये आरोप भी लगा रहा हूं क्योंकि 2 हत्याएं मुसलमानों की हुई थी और जिन्हें हत्या का आरोपी बनाया गया था वो 17 स्थानीय व्यक्ति बाइज्जत कोर्ट से बरी हो गए, इसलिए हत्या तो करवाई गई थी। ये बेहद घृणित कोशिश किसने की थी ये जनता भी आने वाले समय में समझेगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इन 2 मुसलमानों की हत्या को भी आगे चलकर मुद्दा बनाए, वो तो वक्त की बात है। लेकिन नए दौर की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए लोगों को मौका दे रही है उससे आशा की किरण जगी है। आने वाले समय में हो सकता है मौजूदा छवि से ज़्यादा उजली छवि भाजपा को देखने को मिले, जबकि कांग्रेस के लिए अभी तैयारियां और चुनौतियां बहुत बड़ी नज़र आ रही है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं अच्छे लोग आ जाइए राजनीति में। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। राजबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। आज का कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी आपको जागरूक करने आपके अपने जनमंच के साथ। नमस्कार।